हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम सुनने जा रहे हैं जॉर्ज आर मार्टिन की महाकाव्य सीरीज अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की पहली किताब अ गेम ऑफ थ्रोन्स का चैप्टर 33, जहां एक पिता, एक योद्धा, एक नेता, नेड स्टार्क अंधेरे में अकेला है और वो याद करता है अपना वो बेटा जिसे उसने कभी अपना नाम नहीं दिया, लेकिन जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, जॉन स्नो। चलिए डूबते हैं इस दर्दभरी रात की चुप्पी में। काल कोठरी की दीवारें अभी भी नम थीं। छत से टपकती बूंदें उस अंधेरे को और भी गाढ़ा कर रही थीं, जिसमें नेड स्टार्क पिछले कई हफ्तों से कैद था। उसने पीठ सीधी की, शरीर थका हुआ था, लेकिन मन आज कुछ और महसूस कर रहा था। जॉन, उसने धीमे से फुसफुसाया। आंखें बंद की तो वह दिन याद आया जब उसने जॉन को द वॉल के लिए रवाना किया था। तुम स्टार्क हो, मेरा खून हो। नेड ने कभी वो शब्द नहीं कहे जो जॉन सुनना चाहता था, लेकिन उसने वो सब कुछ किया जो एक पिता करता है, सच्चाई छुपाकर उसे सुरक्षा दी। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। क्या मैंने उसे धोखा दिया? उसने खुद से पूछा। क्या मैं चाहता था कि वो मुझसे दूर जाए, ताकि मेरी गलतियां उससे दूर रहे? काल कोठरी में अंधेरा गहरा था, लेकिन नेड के जहन में उतनी ही तेज रोशनी थी। लियान्ना की चीखों की, जॉन की पहली रोने की आवाज की, और वो कसम जो उसने किसी से की थी और अब तक निभा रहा था। वो तुम्हारा बेटा है, नहीं? रॉबर्ट ने एक बार पूछा था। नेड ने सिर्फ सिर झुकाया था। क्या करता? अगर उसने सच बोला होता तो क्या जॉन आज जिंदा होता? वो याद करता है जब जॉन उसे देखता था, उम्मीद से, प्यार से और उस प्रश्न से जो कभी उसके होठों पर नहीं आया, लेकिन हर बार उसकी आंखों में जलता था। मेरी मां कौन है? कभी बताओगे, पिताजी? हां, जब लौटूंगा, नेड ने कहा था। लेकिन अब उसे यकीन नहीं था कि वो कभी लौट पाएगा। उसके होंठ सूख चुके थे। जुबान पर एक पुरानी प्रार्थना आ गई, ओल्ड गॉड्स की, उन पेड़ों की जो विंटरफेल में खड़े थे, जिनके सामने जॉन और रॉब एक दूसरे की कसम खाते थे। जॉन, अगर ये मेरा आखिरी जीवन है तो मैं चाहता हूं तुम जियो और तुम जानो, तुम स्टार्क हो, मेरे जितने ही स्टार्क जितना रॉब। उसे सीरियो फोरल की आवाज भी याद आ रही थी, आर्य के लिए। वो सोचता है कहीं आर्य जॉन से मिली तो क्या वो उसे बता सकेगी, या शायद जॉन को सब कुछ खुद ही पता लगाना होगा। दीवार की ओट से एक चूहे की आहट आई। नेड हंस पड़ा। कम से कम ये चूहे मुझे सच के करीब तो लाते हैं। लोग तो सिर्फ भ्रम में जीते हैं। काल कोठरी में उसके पास किताबें नहीं थीं, लेकिन यादें थीं। और उन यादों में जॉन की हंसी थी, उसकी तलवारें थीं और उसकी बेचैनी थी। वॉल पर कैसा होगा जॉन? क्या उस ठंड में उसका दिल अब भी गर्म है? क्या उसे पता है कि मैंने जो नहीं बताया वो सिर्फ उसे बचाने के लिए था? वो आंखें बंद करता है और देखता है जॉन को, अकेले, दीवार के ऊपर। और एक दिन शायद जॉन सब समझेगा। काल कोठरी में उस रात की नमी और ठंड नेड स्टार्क के हड्डियों तक घुस चुकी थी, लेकिन उसका मन अभी भी भटक रहा था, अब जॉन से हटकर राजनीति की आग की ओर। उसने अपनी आंखें खोली और पत्थर की दीवार को घूरा, लेकिन वो दीवार नहीं थी जिसे वो देख रहा था। वो सिंहासन था और उस पर बैठा जॉफ्री बैराथियन। नेड के होठों से एक फुसफुसाहट निकली, लेकिन उसका खून बैराथियन का नहीं है। सर्सी और जैमे, उनके पापों की कीमत अब पूरा राज्य चुका रहा है। उसे रॉबर्ट बैराथियन की वसीयत याद आई, वो जो उसने आखिरी सांसों में दी थी।
तुम ही हो, नेड, जिसे मैं सौंपता हूं अपना राज्य, जब तक मेरा बेटा बड़ा नहीं हो जाता। लेकिन नेड जानता था, रॉबर्ट का बेटा जॉफ्री नहीं है। उसने वो वसीयत बदली थी, माय सन की जगह राइटफुल एयर लिखवाया था। अब वो सोचता है, क्या ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी? मैंने सच को बचाने के लिए सच्चाई ही छुपा दी। लिटिल फिंगर की मुस्कान भी याद आई, वो जहर भरी मुस्कान जो कहती थी, ट्रस्ट मी। लेकिन उसी लिटिल फिंगर ने उसे धोखा दिया। उसी के लोगों ने नेड को घेर लिया। मैंने रेनली को नहीं चुना, मैंने स्टैनिस को पत्र भेजा। और शायद यही वजह है कि मैं आज यहां हूं। वो सर्सी की आंखें याद करता है, बर्फ सी ठंडी, लेकिन भीतर आग जलती थी। यू प्ले दी गेम ऑफ थ्रोन्स, यू विन और यू डाई, उसने एक बार किसी को कहते सुना था। शायद यही बात सर्सी के रग रग में समाई थी। नेड हार चुका था। लेकिन क्या ये वाकई मेरी हार है? उसने खुद से पूछा। या मेरी खामोशी किसी को जीतने से रोक रही है? वो आर्य और सांसा को याद करता है। एक तलवार पकड़ने की सोचती थी, दूसरी राजकुमारी बनने की। क्या मैं अपनी बेटियों को बचा पाऊंगा? सांसा तो अभी महल में थी, सर्सी के शिकंजे में। और आर्य कहाँ है? उसका दिल डोल गया। क्या आर्य भाग गई होगी? सीरियो ने उसे क्या सच में बचाया? उसे कुछ भी पता नहीं था, और ये अज्ञानता ही सबसे बड़ा जहर थी। वो जानता था कि दीवार पर जॉन अकेला था, लेकिन यहां नेड स्टार्क उससे भी ज्यादा अकेला था। कोई दोस्त नहीं, कोई सच्चा सहयोगी नहीं, सिर्फ वो खुद और उसकी अंतरात्मा। मैंने जो देखा वो सब कुछ कह सकता हूं, लेकिन अगर मैं बोला तो मेरी बेटियां मर जाएंगी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। स्टैनिस को सबूत भेज चुका हूं, लेकिन क्या वो समय पर पहुंचेगा? शायद नहीं। शायद सर्सी पहले ही सब देख चुकी है। रॉबर्ट के बाद यह राज्य एक खेल बन चुका है, और हर मोहरे की कीमत खून से चुकानी होगी। वो अचानक थक गया। उसने दीवार से सिर टिका लिया और कहा, अगर यही मेरी आखिरी रात है तो मुझे पश्चाताप नहीं, क्योंकि मैंने आखिरी सांस तक सच का साथ दिया। लेकिन फिर भी एक पिता हार नहीं मानता। वो जानता था, जॉन, आर्य, रॉब, ब्रान, रिकॉन, सांसा सभी उसकी आंखों में तैर रहे थे। मैं तुम्हारे लिए जी रहा हूं, उसने बुदबुदाकर कहा। कोठरी की दीवारें नमी से और भी ठंडी हो चुकी थी। नीचे कहीं पानी टपकने की आवाज थी, लगातार एक लय में। नेड स्टार्क अब आंखें खोल चुका था, लेकिन जिस दुनिया को वो देख रहा था वह अब सिर्फ अंधेरे और पत्थर से बनी थी। अचानक एक आवाज आई, कदमों की आहट। कोठरी का लोहे का दरवाजा खुला और एक मशाल की रोशनी के साथ एक चेहरा उभरा। वेरीज, वही चेहरा जो हमेशा मुस्कुराता था, वही चाल जो हर दीवार के पीछे से सुनती थी, वही आदमी जो खुद को द स्पाइडर कहलाने देता था। लॉर्ड स्टार्क, वेरीज ने धीमे स्वर में कहा, मैं आपके स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूं। तुम्हें मेरे स्वास्थ्य की चिंता है? नेड की आवाज में कड़वाहट थी। वेरीज मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें गंभीर थीं। मैं सिर्फ एक दूत हूं। मैं उन सच्चाइयों को देखता हूं जिन्हें और लोग नजरअंदाज करते हैं। तो फिर बताओ, मेरी बेटियां कहां हैं? सांसा महल में है, रानी के संरक्षण में। और आर्या? वेरीज रुका। वो नहीं मिली। नेड की सांस अटक गई। क्या तुम जानते हो वो कहाँ है? वेरीज ने सिर झुकाया, नहीं, लेकिन शायद ये अच्छा है कि वो नहीं मिली। कोठरी में एक लंबी चुप्पी छा गई। तुम मुझसे क्या चाहते हो? नेड ने पूछा। एक समझौता, वेरीज ने कहा।
जॉफ्री राजा है, या कम से कम वो जो खुद को कहता है। और सर्सी चाहती है कि आप उसे स्वीकार करें, उसका समर्थन करें। ताकि मैं झूठ बोलूं, नेड ने कहा। अपनी आत्मा बेच दूं। अपनी आत्मा बेचकर अपनी बेटियों की जान बचा सकते हैं, वेरीज ने धीरे से कहा। सच्चाई। नेड हंसा, एक थकी हुई हंसी। सच्चाई तो अब इस शहर में सिक्के की तरह चलती है, जिसका वजन ज्यादा हो वही सही। और अगर आप सच्चाई के लिए मर गए तो। वेरीज आगे झुका। तो कौन बचेगा जो सच्चाई बोलेगा? नेड चुप रहा। आपको झुकना होगा, लॉर्ड स्टार्क। अगर आपको अपने बच्चों को जीवित देखना है। वेरीज उठ गया। मैं फिर आऊंगा। तब तक सोचिए। दरवाजा बंद हो गया। अब नेड अकेला था, फिर से। लेकिन इस बार नमी से ज्यादा। उसकी आत्मा भारी थी। क्या मैं सच में झुक जाऊं? उसने खुद से पूछा। क्या मैं नेड स्टार्क रह पाऊंगा अगर मैंने उस झूठे लड़के को राजा कहा? उसने जॉन की छवि को फिर याद किया, दीवार पर खड़ा, अकेला, सच्चा। क्या मैं उसे क्या सिखाऊंगा? कि एक पिता अपनी बेटियों की खातिर झूठ भी बोल सकता है? या कि एक स्टार्क कभी नहीं झुकता, भले ही उसकी गर्दन कट जाए। कोठरी की छत से फिर टपकती बूंद की आवाज आई। हर बूंद एक सवाल बन गई। हर टपक एक कसौटी। और नेड स्टार्क, जो विंटरफेल का रक्षक था, अब अपने ही मन के युद्ध में फंसा था। सच्चाई या सुरक्षा, सम्मान या संतान। रात की नमी अब हड्डियों तक उतर चुकी थी। काल कोठरी में सिर्फ बूंदों की आवाज नहीं, अब एक और चीज नेड स्टार्क के अंदर टपक रही थी, निर्णय की थरथराहट। उसने बहुत कुछ सहा था, शरीर की थकान, घावों का दर्द और अपमान का बोझ। लेकिन सबसे ज्यादा उसे अपने भीतर की स्टार्क आवाज सता रही थी। अगर तुम सच के लिए नहीं खड़े हुए, नेड, तो किस लिए जीते हो? लेकिन फिर आर्य की मुस्कान, सांसा की मासूमियत, जॉन की आंखें और कैटलिन की आवाज सब एक साथ दिमाग में गूंजने लगे। क्या वो सब तुम्हारे सिद्धांतों से ज्यादा कीमती नहीं? उसी उधेड़ बुन में जब वह था, तभी एक बार फिर दरवाजा खुला। इस बार लिटिल फिंगर नहीं, ग्रैंड मास्टर पाइसेल आया था। लॉर्ड स्टार्क, रानी चाहती हैं कि आप सार्वजनिक रूप से राजा जॉफ्री को स्वीकार करें। अगर मैंने मना कर दिया, तो शायद आपकी बेटियों को भी वही दिन देखना पड़ेगा जो आपने देखा। पाइसेल की आंखें ठंडी थीं, लेकिन मुस्कुराहट ढकी हुई। नेड ने कुछ नहीं कहा। पाइसेल चला गया। वह दीवार से टिक गया। स्टार्क ना कभी झुकते हैं, ना टूटते हैं, उसने खुद से कहा। लेकिन एक और आवाज आई, धीमी लेकिन सच्ची। लेकिन पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर जाते हैं। एक लंबा समय बीत गया। अगली सुबह जब कोठरी की दरारों से हल्की रोशनी आई, नेड स्टार्क ने अपनी आंखें खोली। ठीक है, उसने फुसफुसाकर कहा, मैं झुकूंगा, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि एक दिन मेरे बच्चे फिर से खड़े हो सकें। किंग्स लैंडिंग के प्रांगण में अगली दोपहर भीड़ जमा थी। हाई सेप्टन, ग्रैंड मास्टर पाइसेल, वेरीज और लिटिल फिंगर सब मौजूद थे। जॉफ्री अपनी मां सर्सी के साथ बैठा था और उसके चेहरे पर विजय की एक मुस्कान थी। नेड स्टार्क को जंजीरों में लाया गया। सन्नाटा छा गया। वेरीज आगे आया, लॉर्ड एडवर्ड स्टार्क। आपसे पूछा जाएगा, क्या आप राजा जॉफ्री को असली उत्तराधिकारी मानते हैं? नेड ने चारों ओर देखा। उसे आर्य नहीं दिखी। सांसा जरूर थी, रोती हुई, घबराई हुई। नेड ने अपनी गर्दन सीधी की। उसकी आवाज में थकावट थी, लेकिन मजबूती भी। मैं स्वीकार करता हूं।
कि जॉफ्री बैराथियन ही सच्चा राजा है सेवन किंगडम्स का। भीड़ में एक हलचल हुई। सर्सी मुस्कुराई। लिटिलफिंगर की आंखों में एक अलग ही चमक थी, लेकिन नेड के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। मैंने झूठ बोला है, लेकिन शायद इससे सच बच जाएगा। नेड स्टार्क का यह फैसला आपको कैसा लगा? क्या उसने सही किया अपने बच्चों के लिए झुककर, या क्या उसे अंत तक खड़ा रहना चाहिए था, चाहे परिणाम कुछ भी हो? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, फिक्शन वर्स पर कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। अगर आपको यह चैप्टर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाना न भूलें। अगले एपिसोड में मिलेंगे चैप्टर 34 कैटलिन स्टार्क पीओवी के साथ। तब तक याद रखिए, नॉर्थ रिमेंबर्स। और आप भी।